अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। इसहाक डार साहब के रिश्तेदार के ऊपर जिनसी ज़्यादती, अगवा और फिर तावान का मुतालबा करने की संगीन जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है और गैर मुल्की खवातीन थी। एसएचओ क्यों मुअत्तल हुआ? सिविल ड्रेस में एएसपी ने जाके किसको पकड़ा? सिविल ड्रेस में रात को थाने से मुबैना तौर पर घर कौन गया था? ये तमाम तफसीलात, तीनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ। अब ये केस है जिसमें बताया जा रहा है कि एक रजा डार, जिसका पूरा नाम जो मुझे बताया गया वो हसन रजा डार बताया जा रहा है, कि वो इसहाक डार साहब के मुबैना तौर पर नवासे हैं, उनके भांजे हैं या उनके भतीजे हैं। मोस्टली लोग उनको नवासा उनका क्लेम कर रहे हैं, अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हुई है। अब उनके बारे में ये बताया जाता है कि जी एफआईआर के मुताबिक कि जी दो लड़कियों से उनकी सिंगापुर में मुलाकात होती है, और ये एक का नाम है स्टेफनी और एक का नाम है एस्ट्रिड रॉबिन्सन। अब इन दोनों लड़कियों को ये जो रजा साहब डार हैं ये इनको इनवाइट करते हैं कि आप पाकिस्तान आए। ये वहाँ पर उनको अपना तारुफ भी करवाते हैं कि मैं डार फैमिली से हूँ और मेरा ताल्लुक जो है वो बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से है, तो आप पाकिस्तान का चक्कर लगाएं। और ये वहाँ पर जो मुलाकात होती है इनकी, वो कुछ लोग ये बताते हैं कि क्रिप्टो से मुतल्लिक वहाँ पर किसी जो है वो इवेंट के अंदर मुलाकात होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिंगापुर में इनकी दोस्ती होती है। एनी हाउ, ये इनको इनवाइट किया जाता है और ये जो रज़ा साहब हैं इन दो लड़कियों के तमाम वीज़ा और तमाम जो चीज़ें हैं उनको हैंडल करते हैं, और इन लड़कियों को जून के गालबन पहले हफ्ते के अंदर गालबन पाकिस्तान बुला लिया जाता है। पहले दूसरे हफ्ते के अंदर ये लड़कियां पाकिस्तान आ जाती हैं। पाकिस्तान यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों में घूमती हैं, इनके साथ पाकिस्तान को देखती हैं, और फिर उसके बाद अचानक 29 जून को ऐसा होता है कि इन लड़कियों को ज़बरदस्ती किडनैप कर लिया जाता है। इनको ज़बरदस्ती एक जगह बंद कर दिया जाता है, इनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट होती है, हरास किया जाता है, इनका रेप किया जाता है मल्टीपल टाइम। मल्टीपल लोग जो हैं वो इनका रेप करते हैं, और फिर इनसे 1.5 मिलियन डॉलर यानी कि 15 लाख डॉलर, जो पाकिस्तानी लगभग कोई 42 से 43 करोड़ रुपया बनता है, उसका मुतालबा किया जाता है कि जी वो पैसे मंगवाएं अब आप यहाँ पर। अब उसके बाद ये होता है कि ये क्योंकि पैसे मंगवाने का कहते हैं, तो स्टेफनी कि अपनी जो है वो फैमिली से रब्ता करती है पैसों के मामले में। और स्टेफनी और ये जो एस्ट्रिड है, ये जब पाकिस्तान में थी तो ये अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन, जब ये घूमने जाती थी, जिनके साथ घूमने जाती थी, ये तमाम इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करती थी। इवन कि गाड़ियों के नंबर्स वगैरह भी जो है वो शेयर करती रहती थी। वो अंग्रेज़ लड़की हैं, वो सियानी हैं, उनको पता है हम एक आउट ऑफ कंट्री में आई हुई हैं, तो वो हर इन्फॉर्मेशन अपने साथ, लोकेशन वगैरह, ये चीज़ें वो शेयर करती थी कि हम कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। स्टेफनी की बात होती है अपने वालिद से, और वो हॉलैंड, नीदरलैंड, वो डच लैंग्वेज में ना जब बात करती है ना तो अपने वालिद को हिंट दे देती है कि मेरे साथ ये कुछ हो रहा है और इस वजह से मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ। पहले पोर्ट्रे ये किया जाता है कि हमें पैसों की ज़रूरत है और आप हमें पैसे दें। वालिद साहब को ये पता लग जाता है, और उसके बाद जो है वो वालिद साहब एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं। वहाँ पे एम्बेसी से कांटेक्ट किया जाता है, फिर वहाँ से पाकिस्तान में हॉलैंड की जो डच एम्बेसी है इसके साथ कांटेक्ट किया जाता है, और फिर ये मामला हाईलाइट हो जाता है, ऑफिशियल्स तक पहुँचता है, और फिर इसके ऊपर एक एफआईआर दी जाती है। दूसरी स्टोरी इसके साथ पैरेलल ये है कि उसके वालिद साहब नीदरलैंड से 15 के ऊपर कॉल करते हैं, जो हमने रिसेंटली पंजाब पुलिस ने एक जो है वो 15 के कॉल की फैसिलिटी दी है कि इंटरनेशनली लोग कॉल कर सकते हैं। उस वहाँ पे कॉल आई और सीएम के नोटिस में लाया गया, और फिर उसके बाद इसके ऊपर एफआईआर दी गई। ये दो स्टोरीज हैं, जबकि ये कहा जाता है कि एम्बेसी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, जिसके बाद ये एफआईआर हुई और ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, और फिर इसके ऊपर एफआईआर करनी पड़ गई। अब जनाब, ये जो दो लड़कियां हैं, इनको 3 से 4 टोटल, इसके अंदर 5 लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक रज़ा के बारे में बात की जाती है, एक उसका बॉस है, और इसके अंदर 3 जो लोग हैं वो और हैं, एक ब्लू ड्रेस में, एक ब्लैक ड्रेस में और एक बीज कलर के ड्रेस में। एक रज़ा और एक बॉस का नाम जो है वो इसके अंदर बोला जाता है। ब्लैक ड्रेस वाला, ब्लू ड्रेस वाला और बीज कलर वाले जो हैं, ये दोनों तीनों, ये दो जो हैं ब्लैक और ब्लू वाले, ये उसका रेप करते हैं एस्ट्रिड का, जो रॉबिन्सन है। और सेम जो है वो स्टेफनी के साथ भी जो है वो ओरली भी किया जाता है, और फिर उसका आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए, मैं ये डिटेल नहीं डिस्कस करना चाहता। ब्रूटली उनको टॉर्चर किया जाता है, कांच के टुकड़े, गन, उन कांच के टुकड़े उनके जिस्म के ऊपर फेरना। इतनी गंदी एफआईआर है, इतना गंदा ये केस है कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है और मैं झिझक रहा हूँ। कैन यू इमेजिन दिस? क्योंकि ख़वातीन की इज्जत, मैं कैसे इसके अंदर आपको बोलूँ कि क्या क्या घटियापन वो करते रहे, इसके अंदर जो डिटेल रखी गई। यानी हो बताया ये जाता है इस एफआईआर के मुताबिक कि जी रज़ा ने वहाँ पे पोर्ट्रे किया कि वो भी उनकी तरह का एक विक्टिम है,
और पैसे जो है वो वसूल करने के लिए उसको भी बीच में जो है एज अ विक्टिम ट्रीट किया जा रहा है और उसको प्रेशराइज किया गया कि जी इनसे पैसे लो। इस एफआईआर के अंदर कल से रोला पड़ा हुआ है कि जी रज़ा डार ने जिनसी जाति की, रज़ा डार ने जिनसी जाति की। एफआईआर नहीं पढ़ी किसी ने। एफआईआर के अंदर ही रज़ा डार पहले से ही बरी जिम्मा है। मुझे नहीं पता एफआईआर सच्ची है झूठी है, लेकिन पाकिस्तान के हम हालात देखें तो हमेशा जो ताकतवर बंदा होता है ना, वो एफआईआर के अंदर ही जो है ना वो उसको बरी जिम्मा करार दे दिया जाता है। इस एफआईआर के अंदर भी ये जो रज़ा डार है इसको बरी जिम्मा करार दे दिया गया है कि ये रेपिस्ट नहीं है इस एफआईआर के अंदर। यानी कि जिसने बुलाया, जिसने सारा अरेंजमेंट किया, जिसके सारे दोस्त थे, जिसका सारा अरेंजमेंट था, बाकी सब रेप करते रहे और इस एफआईआर के मुताबिक उसने रेप नहीं किया। वो सिर्फ, और लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है कि रज़ा ओनली प्रेशर्ड फॉर मनी। इस तरह की जब ओनली ये फोकस किया जाता है, नॉर्मली आप लिखते हैं कि रज़ा ने जो है वो पैसों के लिए हमें फोर्स करता रहा। रज़ा ओनली प्रेशर्ड, यानी कि उसको इन तमाम एलिगेशन से बरी जिम्मा करार दे दिया गया इस एफआईआर के अंदर कि ना वो रेपिस्ट है, ना उसने अगवा किया है, बल्कि वो एक विक्टिम के तौर पे वहां पर मौजूद था इस एफआईआर के मुताबिक। तो इसके अंदर रज़ा डार को पहली क्लीन चिट मिल चुकी है। मेक दिस श्योर, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये मैं आपको एफआईआर के मुताबिक बता रहा हूं। अब आई डोंट नो ये एफआईआर एग्जैक्ट वो लड़कियां ने जो दी है वही है या फिर इस एफआईआर को तब्दील किया गया। ये तो फिर आने वाले दिनों में कहानी खुलेगी, अगर वो बच्चियां लड़कियां जो हैं वो बोलेंगी, इसके ऊपर बात करेंगी। तो खैर, अब जनाब ये जो रज़ा डार साहब हैं, मेरे सोर्स ये क्लेम करते हैं कि इनको एक एएसपी साहब पकड़ने गए और वो एएसपी इनको सिविल ड्रेस में पकड़ने गए अकेले, कोई बड़ी फोर्स नहीं लेकर गए। इतने बड़े पर्चे में नॉर्मली पकड़ने जाते हैं ना, 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियां जाती होती हैं कि इतना बड़ा ये क्रिमिनल है और गैर मुल्की लड़कियों का केस, एक तरफ सफारती इमेज, दूसरी तरफ इस तरह का इमेज, वो भी नायब वजीर आजम का रिश्तेदार मोहतरम, और नायब वजीर आजम जिनकी जूती जो है वो घिस गई सफारती इमेज बनाने में, उन्हीं का नवासा जो है वो मुबैना तौर पर। एनी हाउ, वो एएसपी साहब सिविल ड्रेस में गए हैं पकड़ने कि डार साहब की फैमिली के घर जा रहा हूं, गुस्ताखी ना हो जाए। डार साहब की फैमिली के घर पुलिस कैसे घुस सकती है पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर? तो वो सिविल ड्रेस में, मे बी मैं अपना वर्ड ठीक करूं कि वो मुलजिम को रिसीव करने गए, मुलजिम को रिसीव करने गए, मुलजिम रिसीव हो गया इसके अंदर। अब इसके अंदर 2 लोगों के नाम मैं आपको जो है वो बता देता हूं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये हसन रज़ा डार, और जो दूसरे का नाम है वो अली रज़ा, दूसरे का नाम अली रज़ा। इसके अंदर 4 इसके अंदर पकड़े गए, अभी एक इसके अंदर नहीं पकड़ा गया। अब जनाब होता यह है कि क्योंकि केस बड़ा हाई प्रोफाइल था, सीएम ऑफिस के भी नोटिस में आ गया, इधर से एम्बेसी ने डंडा तुन के रखा हुआ था कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हो सकता है कि हमारी बच्चियां यहां पर आएँ और तुम लोग यहां पर जो है वो उनका रेप कर दो, ऐसे कैसे? उन्होंने सर तुन के रखा हुआ था। अब वो हाईलाइट हुआ इशू, सीएम ऑफिस को बीच के अंदर आना पड़ गया क्योंकि एम्बेसी थी, ना आते तो जलालत आपको पता है कितनी होनी थी, ये वो तो नहीं छोड़ने वाले। एनी हाउ जी, उसके बाद ये होता है कि जी एसएसपी, ये लड़कियों के बयान लिए जाते हैं। फिर ये होता है कि 164 का बयान होता है इसके अंदर ना, वो बहुत अहम तरीन बयान होता है, उसके ऊपर सजा तय होती है। अब जनाब वो विक्टिम ने देना होता है। एसएसपी साहब जो है वो कहते हैं एसएचओ को, एसएचओ फरियाद अशरफ गालबन, उनको वो कहते हैं कि जी आप ना ऐसा करें, मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएं और उन्होंने कहें 164 का बयान लें जल्दी। जो मेरे सोर्सेज कहते हैं कि हाई ऑफिशियल्स ने जो है वो उनको फोर्स किया। अब जनाब वो चला जाता है ऑड आवर्स में, अदालती आवर्स के बाद लेट टाइम में वो चला जाता है मजिस्ट्रेट साहब के पास और कहता है जी इसका बयान लें जल्दी, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है। मजिस्ट्रेट साहब ये कहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये, और मैं इसको जो है वो अदालती औकात में सुबह मैं इसको लूँगा अपने पास, तमाम जो सेटअप है अदालती और सारा उसके अंदर मैं इस, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अब जनाब वो एसएचओ साहब उनको कहते हैं कि सर ये आप ले लें, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, ये हो गया वो हो गया है। अब इसके अंदर प्रेशर ये था कि एम्बेसी और जो गवर्नमेंट थी ना वो एक सेम पेज पे नहीं थी। एम्बेसी ये चाहती थी कि जल्द से जल्द ये जो बच्चियां हैं ना अपने घर पहुंचे, इनकी टिकट हो, ये जल्द से जल्द घर पहुंचे, जबकि पुलिस ये चाहती थी कि ये 164 का बयान देकर जाएं किसी तरीके से। अब मैंने अपने सोर्स से ये पूछा, मैंने कहा इतना हाई प्रोफाइल केस है, अगर वो बच्चियां जाना चाहती थी तो वो चली जाती, ये तो डार साहब का जो रिश्तेदार है ये तो वैसे ही बच जाना था। डार साहब के रिश्तेदार के जो दोस्त होंगे, आपको क्या लगता है मामूली लोग होंगे, थड़े के लोग होंगे, रिक्शे चलाने वाले के होंगे, को टोबे के लोग होंगे, कुन्नू के छजे के लोग होंगे? दे विल बी प्रोमिनेंट बिजनेसमैन के बच्चे, एंड आई विल रिवील इट। मैं बताऊंगा कि वो कौन थे आपको, वो आम लोग नहीं थे।
मैंने कहा वो तो बच जाएंगे, 164 का बयान ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा सरकार नहीं, 164 का बयान जरूरी है क्योंकि ये जो डार है ना, इसके बारे में स्टेटमेंट चाहिए कि ये नहीं था। अगर ऐसे चली जाती हैं तो ये तो एक बड़ा धब्बा बन जाएगा, बाद में अदालती कार्रवाई और सारा कुछ, ये तो लंबा टाइम जेल में रह जाएगा। 164 का बयान चाहिए, लाजमी चाहिए, और वैसा चाहिए कि जिसमें डार साहब के मुबैना तौर पर जो है वो बचा बच जाए, ये इनका रिश्तेदार जो है। अब मजिस्ट्रेट साहब ने उस एसएचओ को वहां से भेज दिया, उसने कहा अदालती टाइम के अंदर आना। एसएचओ ने उनको गालबन, जो मेरा सोर्स कहता है कि फोर्स करने की कोशिश की, तो मजिस्ट्रेट साहब ऑफेंड भी हुए। अगले दिन मजिस्ट्रेट साहब जो है वो कैंट में आए और उन्होंने आके 164 का बयान लेने से पहले उन्होंने कहा जी डीआईजी ऑपरेशन को बुलाएं, यहाँ पे डीआईजी ऑपरेशन को बुलाएं, यहाँ पर अपने हायर्स को बुलाएं। ये क्या तरीका है? एसएचओ के ऊपर वो बड़े नाराज हुए थे। तो डीआईजी ऑपरेशन फैसल साहब वहाँ पर गए और वहाँ पर जहाँ तक मेरे अदालती सोर्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि स्ट्राइक की हुई थी मजिस्ट्रेट ने, उनके और भी जो कलीग्स हैं उन्होंने कि जी ये तो कोई तरीका नहीं है, अदालती हदूद के अंदर अदालती सिस्टम के तहत हाई प्रोफाइल केस का वो लेना चाह रहे थे, उसके ऊपर आपका एसएचओ कैसे फोर्स कर सकता है मजिस्ट्रेट साहब को। एनी हाउ उसके ऊपर फैसल साहब ने जाके माजरत की और उसके ऊपर फिर उन्होंने इन एसएचओ को मुअत्तल किया। तो ये जो खबरें चल रही हैं ना कि जी एसएचओ ने रेड किया तो मुअत्तल हुआ, एसएचओ ने बंदा पकड़ा तो मुअत्तल हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बंदा पकड़ने के लिए सिविल कपड़ों में एएसपी साहब तशरीफ लेकर गए थे। अगर वहां पर कुछ 4 पुलिस की गाड़ियां गई हैं तो वो फुटेज दिखा दें आप, सिविल कपड़ों में एसपी साहब वहां पर गए कि शान में गुस्ताखी ना हो। अच्छा, दूसरा ये एसएचओ वाला भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब तीसरा इसके अंदर मेरे सोर्स ये क्लेम करते हैं कि मुबैना तौर पर कल रात को 2 बजे ये जो डार हैं, रजा डार, ये थाने में मौजूद नहीं थे, इनको किसी सेफ प्लेस के ऊपर भेज दिया गया था। और यानी कि आप उसको प्रोटोकॉल कह लें, आप उसको सेफ प्लेस कह लें, जैसे मर्जी आप उसको समझ लें जी, ये थाने के अंदर मौजूद जी नहीं थे मुबैना तौर पर। तो अगर ये थाने के अंदर मौजूद थे, मेरा सोर्स जो है वो ये क्लेम कर रहा है, तो अगर ये थाने के अंदर मौजूद थे रात को 2 बजे तो सीसीटीवी फुटेज कैमरे मौजूद होते हैं, तो वो फुटेज जो है वो ये लाहौर पुलिस सामने ले रहे। अगर ये उसके अंदर मौजूद थे तो मैं माजरत कर लूँगा अपने क्लेम से और मैं उसके ऊपर माजरत खा हो जाऊँगा कि जी नहीं मेरा सोर्स ने गलत क्लेम किया और मैं उसके ऊपर माफ़ी मांगता हूँ। और अगर ये नहीं है तो फिर सीसीटीवी नहीं आएगी। तो रात को 2 बजे ये डार साहब जो है वो थाने के अंदर मौजूद नहीं थे, इनको प्रोटोकॉल के तहत जैसे भी आप कहें कि इनको भेज दिया गया था कि जी सुबह अदालत के अंदर जो है वो सारा कुछ देखा जाएगा, तो ये चले गए थे वहाँ से। ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने जो है वो रख दी। अब इस तमाम केस के ऊपर बच्चियाँ जो हैं वो जो 2 हैं वो मेरे जो सोर्स बताते हैं कि वो चली गई हैं यहाँ से पाकिस्तान से। अब इस तमाम केस को एंगल एक दिया गया पुलिस की तरफ से, और वो एंगल ये दिया गया कि जी क्रिप्टो की कोई इन्वेस्टमेंट हुई यहाँ से, ये डार साहब की फैमिली की जो रिश्तेदार हैं उन लड़कियों को क्रिप्टो के साथ मिल के उनको पैसे दिए गए, क्रिप्टो की गई और उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर प्रॉफिट जो आया वो लड़कियों ने प्रॉफिट नहीं दिया, तो जब वो यहाँ पर आई तो फिर उनसे प्रॉफिट मांगा गया कि हमें हमारे पैसे दो। और सरकार कहानी तो सच्ची बनाओ, यानी कि वो 2 लड़कियां हैं, उन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट ली है, इन्वेस्टमेंट लेकर वो खा गई हैं, इन्वेस्टमेंट खाने के बाद वो प्रॉफिट नहीं दे रही और ये कह रहे हैं तुसी पाकिस्तान आओ, और वो बेवकूफ की बच्चियां कह रही हैं हाँ हम आपकी इन्वेस्टमेंट भी खा गई हैं, हम आपके पैसे भी खा गए हैं, हम आपको प्रॉफिट भी नहीं दे रहे, लेकिन हम पाकिस्तान घूमने जरूर आएंगी। चूंटियां हैं सारी, ये बेवकूफ है ये यार। वो कोई डफर से डफर बंदा भी जिसकी इन्वेस्टमेंट खाई बैठा होता है, जिसके पैसे खाई बैठा होता है, उसका मुनाफा खाई बैठा होता है, वो नहीं आता उसके पास, वो कहते नहीं यार मैंने नहीं आना तेरे पास। और लड़कियां और दूसरे मुल्क में, और मुल्क भी वो जहां का उनको पता है कि इनके रिश्तेदार नाइब वजीर आजम है। तो ये कहानी तो ना सुनाए, मेहरबानी करें कि जी वो इन्वेस्टमेंट का चक्कर था, यानी कि उसको घुमाया जा रहा है, मुबैना तौर पर उसको घुमाया जा रहा है कि किसी तरह उसको सॉफ्ट टारगेट दिया जाए। ऐसा ना टारगेट दिया जाए कि दोस्ती थी, दोस्ती में यहां पर बुलाया और फिर यहां पर बुलाकर उनको दोस्ती के बहाने उनका रेप कर दिया गया, ठीक है, नहीं ऐसा ना हो। वो कोई थोड़ा सा टच भी तो दिया जाए ना कि यार इन्वेस्टमेंट थी, पैसे नहीं वापस मिल रहे थे, रजा डार के थ्रू पैसे जो है वो दिए गए थे, तो रजा डार को बाकी लोग फोर्स कर रहे थे कि इससे पैसे लेकर दो, हमें हमारे पैसे चाहिए, पैसे ना मिले तो फिर उनका रेप भी किया गया, वहां पर उनको असॉल्ट भी किया गया, फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर पैसे ना मिले तो तुम लोगों की लाशें भी नहीं मिलनी। दिस इज होल स्टोरी जो बनाई जा रही है, जो प्लॉट क्रिएट किया जा रहा है इसके ऊपर, प्लॉट। और मतलब कमाल है। आप बताएं, आपको कॉमन सेंस कहती है लड़कियां इन्वेस्टमेंट भी खा गई हैं, प्रॉफिट भी नहीं दे रही और पाकिस्तान उन्हीं के पास घूमने आ गई हैं। ठीक है, एनी हाउ, अब जनाब ये क्रिप्टो वाली बीच में कहानी आ गई, ये सारी कहानी आ गई। अब सवाल इसके अंदर खड़ा होता है, सीसीडी चट्टा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है,
चड्ढा साहब गोली नहीं चली अभी तक, फुल फ्राई नहीं हुआ अभी तक चड्ढा साहब। 3 लोग इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट 3 से 4 लोगों की बताई जा रही है इसके अंदर। मासूम सिर्फ एक ही बताया जा रहा है और वो है रज़ा डार। अगवा भी हुआ, रेप भी हुआ, तावान का भी मुतालबा किया गया और तशद्दुद भी हुआ, पैसे भी मांगता रहा रज़ा डार, ठीक है। अगवा हुआ, पैसे भी मांगता रहा, तावान मांगता रहा वो वहाँ पर। इंटरनेशनली केस है ये, हॉलैंड, ठीक है, और पूरी दुनिया अब ये अगर हाईलाइट हो जाता है दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, चड्ढा साहब फुल फ्राई होगा कि नहीं होगा, मेरा ये सवाल है। या ये जो सहूलत है वो सिर्फ गरीब के बच्चे के लिए है, ये सिर्फ छोटे मोटे डाकुओं के लिए है, ये सिर्फ छोटे मोटे चोरों के लिए है, या ये सरगोदा वाले के लिए थी, ठीक है, या ये वो हानिया बच्ची के लिए थी। कितने केस है, मैं मतलब नाम लेते लेते थक जाएंगे, टॉपिक वो नहीं है ना। तो यहाँ गोली चलेगी। उसने बुलाया, उसने एंटरटेन किया, उसने वीजे लगवाए, प्लान था, ठीक है, प्लान ही लगता है ना इसमें। उनको घुमाया फिराया, फिर एंड में उनको पकड़ लिया, ठीक है। उसमें अब एफआईआर में वो पैसे मांगता रहा, यानी कि वो तवान मांगता रहा, ठीक है। अब आप उसको घुमा दें कि जी इन्वेस्टमेंट वाली कहानी थी, चलें जी इन्वेस्टमेंट वाली कहानी में घुमा दें, तो किसी गैर मुल्की लड़की को या पाकिस्तान की लड़की को अगवा करके इस तरह ब्रूटली टॉर्चर करके, रेप करके आप उससे पैसे वापस मांग सकते हैं, पैसे ले सकते हैं आप उससे। ये सीधा आपका फुल फ्राई वाला केस है। मैं देखता हूं इसमें कैसे गोली चलती है सरकार चट्टा साहब। इसमें अगर गोली चल गई और इसी डार के ऊपर गोली चढ़ गई, ठीक है, तो यकीन कीजिए कि मैं कहूंगा कि वाकई जो सीसीडी कर रही है ना, ये मैं जस्टिफाई फिर भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वाकई सीसीडी जो है वो गरीब का बच्चा अगर ठोक रही है ना, तो अमीर का बच्चा भी उसने नहीं छोड़ा, और ये बाकी तमाम लोग 5 के 5 लोग, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं छठा साहब, कंक्लूजन ये है कि रज़ा डार मासूम है। रज़ा डार ने रेप नहीं किया, रज़ा डार ने अगवा नहीं किया, रज़ा डार ने बुलाया, हंसी खुशी रह रहे थे, दोस्त उनके साथ मौजूद थे जिनकी इन्वेस्टमेंट्स थी। उसके बाद दोस्तों का दिमाग घूमा, वो नाराज हो गए, उन्होंने रज़ा डार के ऊपर प्रेशर डाला। रज़ा डार एज अ विक्टिम था वहां पर, उसको प्रेशराइज किया, उसको कहा कि पैसे हमें हमारे लेकर दो। रज़ा डार वहां पर सिर्फ पैसों का मुतालबा करता रहा, ना उसने अगवा किया, ना उसने टॉर्चर किया, ना उसने रेप किया। रज़ा डार मासूम है और रज़ा डार वो जा रहा है घर। बाकी जो लोग हैं 4 लोग, उनमें से शायद 2 या 3 लोग सीसीडी के हत्थे चढ़ जाएं और वो मारे जाएं, और उसकी भी गारंटी नहीं है मेरे पास, लेकिन उन 2-3 का एक चांस है। और वो 2-3 भी वो जो सबसे लोअर एलीट क्लास के होंगे। एंड आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इतना बेवकूफ बन जाऊं ये बिलीव करने के लिए कि नायब वजीर आजम के रिश्तेदार को उसके लौंडे दोस्त अगवा कर रहे हैं, एक तरह से हरास कर रहे हैं, मैं ये मान लूं, ठीक है जी, फिर मैं ये मान लेता हूं, इसके अंदर मैं ये मान लेता हूं। मैंने 3 चीजें इसके अंदर बताई। एसएचओ क्यों मुअत्तल हुआ, एएसपी क्यों सिविल ड्रेस में अरेस्ट करने गया कि डार साहब की जो है वो बेद भी ना हो फैमिली की, पुलिस की, और तीसरे नंबर के ऊपर थाने के अंदर ये साहब मौजूद मुबैना तौर पर नहीं थे। अगर थे, रात को 2 बजे की मैं आपको बात कर रहा हूं, रात को 2 बजे की जो सीसीटीवी फुटेज है 2 से 2:15 बजे के दरमियान में, वो आप ले आए, मैं माजरत खा हो जाऊंगा, मैं इसके ऊपर माफ़ी मांग लूंगा, सिंपल इज दैट। ये सारा केस है जी इसके अंदर, जो मैंने आपके सामने सारी जो है वो इसकी तफसीलात रखी हैं। बहरहाल जी, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।